कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। सामाजिक कारकुन आरिफ जमील की पीआईएल पर 18 जनवरी यानी कल अदालत में समाअत होगी। मफाद आमा की अर्जदाश्त दाखिल करने वाले एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस से बीफ की तिजारत करने वाले लाखों अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत ने बीफ के ताजरों के लिए मुतबादिल इंतजामात किए बगैर ऑर्डिनेंस नाफिज किया है। काउ स्लॉटर ऑर्डिनेंस जो हमने पीएल दर्ज किया है, तो मैटर एडमिट होने के बाद इमरजेंट नोटिस इशू हुई है गवर्नमेंट को, तो वो ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था। कोर्ट ने उन्हें 18 तक का टाइम दिया है। 18 जनवरी 2021 के अंदर जो है उनका ऑब्जेक्शंस फाइल करना है। तो 18 तारीख को जो है अगर वो फाइल करने के बाद फिर दोबारा इंटरिम ऑर्डर के लिए बहस होने वाली है, तो इंटरिम ऑर्डर कंसिडरेशन के लिए उस दिन कंसिडर होगा। तो ऑर्डिनेंस को रोक के लिए हमने अर्जी दाखिल की है। कर्नाटक में इंसदादे गौकशी कानून की अमलावरी के ताल्लुक से कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का कहना है कि ऑर्डिनेंस तो मंजूर हो चुका है, लेकिन इसे अभी तक बिजनेस एडवाइजरी के सामने पेश नहीं किया गया है। फोरम के तर्जुमान सिराज अहमद जाफरी का कहना है कि हुकूमत ने जल्दबाजी में कानून की अमलावरी का फैसला लिया है, जो कि गलत है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी ऑर्डिनेंस को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश करने का पुरजोर मुतालबा कर रही हैं। प्रभु चौहान जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, काउ स्लॉटर के ताल्लुक से जो बयान आज आया है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। सबसे पहले तो ये गैर कानूनी तरीके से इसको पास करने की कोशिश की गई असेंबली में और काउंसिल में, जो नाकाम रहे। उसके बाद इसको गवर्नर के थ्रू जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू लाने की कोशिश की गई है। ऑर्डिनेंस साइन हो चुका है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। कल से इसको स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इसके बारे में कोई सर्वे नहीं करी है, इनके पास कोई फ्यूचर प्रिपरेशन नहीं है, ना ही इसके बारे में उनको होने वाले इम्पैक्ट्स के बारे में कोई पता है। इससे स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो बीबीएमपीज हैं, जो काउंसिल्स हैं, इन लोगों को जो रेवेन्यू आने वाला था वो करीब करोड़ों में इसका सालाना रेवेन्यू लॉस होने वाला है। गौरक्षा की आड़ में ये लोग सूडो सेक्युलरिज्म, सूडो नेशनलिज्म का प्रचार कर रहे हैं। इससे गरीब तबका, खुरेश तबका, दलित समाज को जो है बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। आने वाले दिनों में इसकी मुखालिफत भी होगी। हाई कोर्ट से इसके ताल्लुक से जो है नोटिस भी इशू किया गया है गवर्नमेंट को। नोटिस के होते हुए सरकार का ये कदम जो है बड़ा ही एडामेंट है। इसको हम जिद्दी कदम भी कह सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट नोटिस देने के बाद इनको ज़रूरत ये थी कि हाई कोर्ट में इसको एक्सप्लेन करें। रहमतुल्लाह कोतवाल नाम के एडवोकेट ने इसको पीएल के चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को जो नोटिस गया है उसके अंदर क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, इनकी प्रिपरेशन को बताना चाहिए था। कोर्ट का फैसला आने तक सरकार को इंतजार करना चाहिए था, लेकिन जो जल्दबाजी में इन्होंने हिंदुत्व एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए ये साजिश रची है, ये आने वाले दिनों में नाकाम होगी। मुंह के बल ये सरकार गिरेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुतनाज़ा मकाम पर तामीरात को लेकर सुबह लगाया गया कर्फ्यू आइंदा अहकाम तक के लिए जारी है। भोपाल के 3 थानों में कर्फ्यू जारी है, तो शहर के बाकी थानों में दफा 144 का निफाज किया गया। इतवार का दिन होने और दफा 144 का निफाज होने के सबब शहर में मेडिकल स्टोर को छोड़कर कोई दुकान नहीं खुली। हालांकि पुलिस की जानब से कदीम भोपाल के थाना हनुमानगंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर में कर्फ्यू के सबब उधर जाने वाली गाड़ियों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर 2 समुदायों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। पूर्व में इसमें रिसीवर की नियुक्ति भी की गई है, और अभी क्योंकि कोर्ट के जो फैसले हैं वो एक पक्ष के फेवर में आए हैं, एंड उसके साथ ही साथ कोई रिसीवर भी अभी वहाँ अपॉइंटेड नहीं है, तो इसलिए उनके द्वारा अपनी ज़मीन पे जो बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसको देखते हुए किसी प्रकार के टकराव के और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था सभी जगह लगाई गई है। ये जो एक लैंड का वो है, पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रस्ट के फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो वो अपना पोजीशन ले रहा है इसको यहाँ पे। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि संभवतः जो है पहले भी यहाँ 145 के अंतर्गत 20 साल से करीब ये पोजीशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम लोगों को अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। अभी सारे लोगों से हमारा डायलॉग बना हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोजीशन लेने की कार्रवाई चल रही है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आज कर्फ्यू लगाया गया 3 थानों में और बकाया जगहों पर 144 नाफिज किया गया। इस वक्त की क्या सूरत हाल है? अभी जिलानी बता दें कि इस वक्त की सूरत हाल पुरअमन है जी। कर्फ्यू जारी है और कर्फ्यू के साथ साथ जहाँ पर 3 थानों में
जिला जमालपुरा, गौतम नगर और हनुमानगंज में कर्फ्यू जारी है। वहीं पर शहर के बाकी जो थाने हैं वहां पर दफा 144 का निफाज किया गया है। रात के वक्त में सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। इसके बढ़ाने की वजह है कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस की तरफ जो एक इनपुट मिला था कि रात में कुछ सरपसंद अनासी रहते जो है तशद्दुद बर्पा कर सकते हैं। ये वजह है कि उसके सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बात को समझने की जरूरत है कि एक अगर तनाज़ा एक जमीन को लेकर था तो पूरे शहर को जो है किस तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, चारों तरफ से सारी चीजें बंद कर दी गई, 3 थानों में कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया। आखिर इस मामले में इंतजामिया ने इतनी ज्यादा जो है एहतियात क्यों बरती, ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मामला आज का नहीं बल्कि 20 साल पीछे जाने की जरूरत है। वक्त कब्रस्तान काले सानी पीर का ये मामला है और 20 सालों से मामला तना देकर चल रहा था। लॉकडाउन कोरोना जब चल रहा था तो ये मामला वक्त ट्रिब्यूनल में गया था और वहाँ पर ट्रिब्यूनल में 6 महीने का, क्योंकि जब कोई स्टे दिया जाता है तो उसकी एक मुद्दत होती है, वहाँ पर था। वहाँ के बाद जब एसडीएम अदालत में गया तो एसडीएम अदालत से खारिज हुआ और वहाँ से जाने के बाद ये मामला जबलपुर हाईकोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए गया था। तो उससे पहले इंतजामिया ने ये कार्रवाई की कि एक फरीक के हक में जब मामला आ गया है तो उसको तामीर करने की इजाजत दे दी, और जब तामीर करने की इजाजत तो दूसरी तरफ से कहीं कुछ तशद्दुद ना हो, इसलिए इंतजामिया ने एक बड़ा कदम उठाया कि उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया कि न कोई आ सकता है न जा सकता है। यहाँ तक कि मीडिया को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं देगी। हम लोगों ने भी जो भी चीज कवरेज शूट किया है उसको दूर से जूम करके उसको किया गया है। और हमारी जो कलेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा जब तक हालात पुरअमन नहीं होते तब तक आइंदा काम के लिए एक कर्फ्यू जारी रहेगा। मेहताब, एक तरफ आप जैसा कि उस जमीन के टुकड़े की बात कर रहे हैं, एक तो हिसारबंदी का काम होना है और आज की रात एक तरह से अहम है कि निकल जाए किसी तरह, कोई जो है मामला न हो इस तरह का, ताकि इंतजामिया कल कुछ फैसला कर सके। क्या कुछ इस बारे में बताया गया है कि ये कब तक जारी रहेगा? क्योंकि कल ऑफिशियली अगर वर्किंग डे शुरू होता है, मंडे है, पीर का दिन, तो क्या ये कर्फ्यू जारी रहेगा? क्या कुछ बताया? देखिए, कलेक्टर से हमारी जो बात हुई, हमारी डीआईजी इरशाद वली साहब से जो बात हुई, इंतजामिया के अलग लोगों से बात हुई, उनका कहना कि पूरी तरीके से जितने भी लोग अफसर ऑफिस में जाना है, जरूरियात जिंदगी की जो सामान है, मेडिकल स्टोर है या अस्पताल है, इन तमाम चीजों को खोलने की हिदायत दी गई है। लोग अगर अपने अफसर को जाना चाहते हैं तो जहाँ पे कर्फ्यू है वो अपना आई कार्ड दिखाकर वो जा सकते हैं, लेकिन और तरह की जो गाड़ियां दूसरी चीजें उनको मूवमेंट की इजाजत नहीं है। शहर के जो बाकी हिस्से जहाँ पर 144 का निफाज है, नितिन ने जो विजुअल दिखाया तो उसमें तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसमें सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही आ जा सकते हैं। कल के हालात अगर पुरअमन रहते हैं, ये भी हो सकता है कि कल शाम तक कर्फ्यू को हटा लिया जाए, और अगर हालात में कुछ कशीदगी रहती है तो इसीलिए इसको लिखा गया है अहकाम में कि आइंदा अहकाम तक ये जारी रहेगा। यानी 3 इलाकों के कर्फ्यू ज़दा इलाके में जहाँ लोग हैं, सिर्फ उन्हें जरूरी कामों के लिए ही इजाजत रहेगी घर से निकलने की। एक तरह से जरूरी कामों के लिए, अगर कोई बीमार है, किसी बच्चे को दूध की जरूरत है, हॉस्पिटल का कोई मामला है, ऑफिस जाना है, या किसी बच्चों के इम्तिहान का मामला है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बच्चों के स्कूलों में कॉलेजों में इम्तिहान शुरू हो गए हैं, अगर इस तरह का मामला है तो अपना जो है कार्ड को दिखाकर वहाँ पर जा सकते हैं। पुलिस इंतजामिया को इस तरह की हिदायत देगी कि ऐसे किसी शख्स को रोका ना जाए। लेकिन घूमने वाले हैं, जरूरी अशिया के लिए अक्सर होता था कर्फ्यू में कि 1 आध घंटे के लिए जरूरी अशिया जैसे सब्जी और दूध वगैरह के लिए मोहलत दी जाती थी, ऐसा कुछ ऐलान किया गया है? अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि सुबह ही कर्फ्यू का निफाज किया गया। अभी शाम का वक्त है, लोगों के पास जो जरूरियात जिंदगी के जो सामान रहते हो तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि हुकूमत की इंतजामिया की इस पर नजर बनी हुई है। अगर कहीं भी इस तरह की जरूरत होती है तो इंतजामिया के लोग उसे मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस जानकारी के लिए। बहरहाल भोपाल में जैसा कि उन्होंने कहा कि 3 इलाकों में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। आज की रात गुजरनी और कल हालात ठीक होते हैं तो कर्फ्यू में इंतजामिया कुछ सोचेगा। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए कायम सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएमए ने जल्द ही यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला लिया। बेंगलुरु में सीएमए की नौमुंतखब कमेटी की पहली मीटिंग मुनक्किद हुई। नई कमेटी ने दोबारा ज़ियाउल्लाह शरीफ को सदर मुंतखब किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से ख़ास गुफ्तगू करते हुए ज़ियाउल्लाह शरीफ ने कहा कि यूनिवर्सिटी का क़याम, उर्दू हॉल की तामीर और अकामती स्कूल समेत दीगर कई अहम फैसले पहले नशिस्त में लिए गए हैं। मारूफ सनतकार ज़ियाउल्लाह शरीफ एक मरतबा फिर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं। इस वक्त ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, एक मरतबा फिर आपको ये जिम्मेदारी मिली है, तो क्या मंसूबा रहेगा आपका? भाई ये बार जो है माशाअल्लाह 2 बड़े मंसूबे हैं। एक जो है जो सीएमए की लैंड सेल होकर पैसे आए, यूनिवर्सिटी को जगह खरीदे हैं,
22 एकड़ जगह मैसूर रोड में, जहाँ पे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डालने वाले हैं अनकरीब में। एक हफ्ते के अंदर प्लान मैं इधर कमेटी को दे रहा हूँ, उन्होंने अप्रूव होने से पहले अगर बोल रही बिस्मिल्लाह शुरू करो करके, इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा, तब तुम्हें सब आना हुआ। यानी कि यूनिवर्सिटी कायम होगी, रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तबके की पहली यूनिवर्सिटी। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी कायम होगी, और जो चिकपेट में जो शॉपिंग मॉल बने जा रहा है उसके दुकानों का प्लान सब जो है पूरे शहर में सर्कुलेट होगा। कौन हाईएस्ट किराया देगा सीएमए को, उसे दुकान रेंट पे दिया जाएगा, वो पैसे लेगा वहाँ। और एक और मंसूबा जैसा कि आपने बताया कि उर्दू भवन, उर्दू हॉल बनाया जाए के लिए वक्फ बोर्ड की एक जगह है डबल रोड में, बरसों से बेकार पड़ी है। तो वो जगह अगर सीएमए को लीज पे देते हैं, कानून है कि 30 बरस की लीज दे सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले, ये भी कौम का इदारा, वो भी कौम का इदारा, उन्होंने अगर लीज पे देते हैं तो मैं अपने सरफे खास से उर्दू भवन बनाने वाला हूँ। झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर कामता नामी मकाम पर नई मस्जिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। तकरीबन 200 साल कदीम और छोटी मस्जिद को शहीद करके नई और वसी मस्जिद की तामीर में कस्बे के नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों के साथ साथ घरेलू खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मस्जिद की तामीर के अखराजात को पूरा करने के लिए नायाब तरीके से चंदा इकट्ठा किया गया। मस्जिद की पुरानी और गैर ज़रूरी अशिया की बोली लगाई गई और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा करने वालों को अशिया फराहम की गई। 160 मुस्लिम ख़ानदान पर मुश्तमिल इस कस्बे में नई मस्जिद की तामीर को लेकर रौनक देखी जा रही है। हमारे जो मस्जिदों के इमाम और ख़तीब होते हैं, जो हुकूमतें जो काम हुकूमतों को करना चाहिए, वो हमारे इमाम हजरात मस्जिदों में मिंबर पे खड़े होकर करते हैं कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो और मेहनत करो, मेहनत से रोज़ी कमाओ। इस तरह के काम मस्जिदों से भी किए जाते हैं। लिहाजा मस्जिदों का वजूद और मस्जिदों का होना हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए भी, बिरादरान वतन के लिए भी ये रहमत से कम नहीं है। आज ये बहुत खुशी का मकाम है कि कामता की वो मस्जिद जो पिछले 200 साल पुरानी थी और बहुत पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद को शहीद करके यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, अंजुमन ने, उलमा के हाथ से संग बुनियाद शिलान्यास रखवाया। उत्साह है आज का उत्साह हमारे गांव में, हमारे लोगों को, खा मर्द हो, खा खवातीन हो, खा छोटे बच्चे हो, नौजवान हो, आज 100 ईद की एक आज ईद मनाई जा रही है। अगर 100 ईद मन जाए तो कम हो जाएगी। आज जो उत्साह है, जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ के यूनिटी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने मरहूम मौलाना कल्ब सादिक के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। ये तो पिछले 10 दौर की वार से तो 2 महीने से कह रहे हैं, इसके अलावा नहीं है। इनको हमने ये कहा 15 तारीख में कोई फार्मूला आपके पास में बिल कैसे वापसी होंगे, उस फार्मूले को तलाश कर लो। इन्होंने 53 दिन की वार्ता में जो दिन हुए हैं और करीब 50 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई है पूरे 10 दौर की वार्ता में। एक बात सरकार की समझ में आई, उन्होंने ये कहा कि अब हमारी समझ में एक चीज़ आ गई कि इस समस्या का समाधान किसान यूनियन और सरकार बैठ के ही इसका निकाल लेगी। मतलब एक शब्द उनकी समझ में आ गया, तो ये भी बड़ी चीज़ है कि सरकार की कुछ तो समझ में आया। कानून रद्द नहीं होगा, बिंदुवार चर्चा करनी चाहिए, क्लॉज वार चर्चा करनी चाहिए। हम नहीं करते, उनको साफ मने कर दिया। ना हमने क्लोज वाइज चर्चा करी, ना हम क्लोज वाइज चर्चा करेंगे। 3 बिल ही वापसी का घर जाने का एक रास्ता। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान ज़रई कानून की मनसूखी के अलावा दीगर तमाम उमूर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए संजीदा है। यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी एक कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें,
तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। परसों केंद्र सरकार और किसानों के बीच प्रस्तावित बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर दोहराया कि सरकार कृषि सुधार कानूनों पर क्लॉज वाइज चर्चा करने को तैयार है, बशर्ते किसान कानून वापसी की अपनी मांग से पीछे हटें। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार किसानों की शंका चाहे मंडी को लेकर हो, पंजीकरण को हो, पराली पर हो या बिजली पर हो, सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली संस्था एनआईए के जरिए किसानों को नोटिस भेजने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार के इस दाव के आगे किसान नहीं झुकेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किसानों के हवाले से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों की आमदनी दुगनी करने का आज़म रखती है। कर्नाटक के बागलकोट में खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ये कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे 2013-14 के बजट में कृषि बजट आपका 21,933 करोड़ था, सिर्फ 21,933 करोड़ रुपया। और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को किया है। ज़राई क़वानीन के हवाले से मरकजी वजीर बराए इक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में किसानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, मगर मोदी हुकूमत के 6 सालों में कई अच्छे काम किए गए हैं। इनकी स्थिति ये हो गई कि ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। तो अब ये तो उस तरह के लोग हैं कि ना इनको किसी भी तरह का कोई भी न शर्म रह गई है, न लिहाज रह गया है। देश को विश्वास, अगर आप विपक्ष में है कोई बात नहीं, आपको जनता ने जो है वो नकार दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी बहुत दिन देश में राज किया है। आप भी उन किसानों को जाके बताइए, जो किसान जिनको आपने भ्रमित करने की कोशिश की है, कि आपने क्या किया था भैया। आपने इन अपने 50 सालों के 55 सालों के राज में क्या क्या गिनती गिना दीजिए ना आप, 1 2 3 4 5। हम लोग तो जो है वो 100 ऐसे काम इन 6 सालों के बता रहे हैं कि जो कि मोदी जी ने आने के बाद किसानों के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के खेत खलिहानों की खुशहाली के लिए, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के लिए, आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भर कृषक बनाने के लिए किए हैं। आप भी जरा बता दीजिए क्या किया है। मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद हुआ है, तहम अब सीटों की तकसीम को लेकर तनाव की खबरें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने तमाम खबरों की तरदीद की है। सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, ये एक प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया है। ये एक मीटिंग में ये सारे फैसला नहीं होते। प्रिंसिपली नैतिकता के तौर पर हम तो मान लिए हैं दोनों पार्टी कि हमें एकजुट होकर चुनावी जंग छेड़ना है, और समय भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इसी बीच दोनों पार्टी मिलकर सारे राजनीतिक आंदोलन हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। संख्या में हम लोग अभी तक नतीजा में नहीं पहुंचा कि किस संख्या में कौन पार्टी कितने कहाँ लड़ेंगे, बस यही जगह से अटक गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बीच में कोई तानातानी चल रहा है, कोई तनाव चल रहा है, कोई तनाव नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम सब काम कर रहे हैं। बड़ी कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर में हम सब सारे काम कर रहे हैं। कश्मीरी नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के नौजवान अब मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करके अपने लिए रोटी रोजी का भी इंतजाम कर रहे हैं। पेश बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट।
बेहतरीन फन पारे बनाने में मसरूफ ये हैं खंदा बडगाम से ताल्लुक रखने वाले अशफाक हुसैन। अशफाक अपने हुनर को बरूए काल लाते हुए खुद रोजगार के अहल हुए हैं। अशफाक खत्ताती के अलावा पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स बनाते हैं। उन्होंने फाइन आर्ट्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। अशफाक को इन सब से अच्छी खासी कमाई हो रही है। वो बच्चों को ऑनलाइन ये फन भी सिखाते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्स जो है वो लोग काफ़ी सराहते हैं काम को। इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है कि जब भी मैं कोई अपना आर्ट वर्क बना लेता हूँ, चाहे वो बिना ऑर्डर के अगर मैं बना लूँ, तो लेकिन वो विद टाइम इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो सेल हो जाता है, तो उससे भी लोगों का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अशफाक ने कई बैनुल अक़वामी नुमाइशों में मुल्क की नुमाइंदगी की है। अशफाक का कहना है कि कश्मीर में खत्ताती में इस्तेमाल होने वाली चीजें मार्केट में मुश्किल से मिलती हैं। इससे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हमारे पास एक छोटी सी बात, अगर हम आर्ट सप्लाईज की बात करेंगे तो यहाँ पर वो उतनी मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। इनफैक्ट जो मेरे पास कलेक्शन है वो तो कुछ 10-15 साल का कलेक्शन है और ढूंढ के चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो उस वजह से अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर एक डिटेल हो जाता है, जो कल्चरल एकेडमी है उनकी तरफ से कुछ वर्कशॉप्स होते रहते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होते रहते हैं, लेकिन उस लेवल पे तो नहीं है कि आम इंसान जो है उनको जो इस चीज़ के लिए जो चाहिए, जो बहुत सारे सप्लाईज चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक संगीन मसला बन गया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ कामों और फन के जरिए अपने और दूसरे के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए। उन्हें हर तरह का ताउन देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीउल्लाह की रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी ने एमएलसी ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सैयद शाह नवाज हुसैन को बीजेपी ने बिहार कानून साज काउंसिल का उम्मीदवार बनाया। बिहार में कानून साज काउंसिल की 2 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाब होने हैं। दरअसल रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला सुशील मोदी और विनोद नारायण के इस्तीफे के बाद से बिहार कानून साज काउंसिल की 2 सीटें खाली हुई। सुशील मोदी अब राज्यसभा जा चुके हैं। वहीं पिछले साल हुए इंतखाबात में जीत हासिल करके विनोद नारायण झा रुकन असम्बली बनकर असेंबली पहुंच चुके हैं। 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को वोटिंग होनी है और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।